जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं आपका टीचर मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब हूँ। और आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। बच्चों, आज मैं आपसे बोहर की 4 डेरिवेशन डिस्कस करूंगा। ठीक है? रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इस पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आइए अपनी बात शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो आपसे करनी है वो ये है कि रेडियस से शुरुआत करनी है। और ये जो सामने आपके पिक्चर है, आप देख रहे हैं, 2 अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं। अपोजिटली चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कूलम्स लॉ से निकालेंगे। आप सभी को ये बात पता होगी कि कूलम्स लॉ क्या है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम इस फार्मूले से बआसानी निकाल सकते हैं। यही फार्मूला बच्चों यहाँ पर भी लगे हुए, और कूलम्स लॉ आपको पता है ये। ठीक है? अब आपसे मुझे रेडियस की इक्वेशन पर बात करनी है। बच्चों, बोहर की जितनी भी इक्वेशन है सब की सब फॉर हाइड्रोजन एटम। आप ये बात जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ओके? हाइड्रोजन एटम में बच्चों सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड सिंगल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। बच्चों, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसके चार्ज को हम कहते हैं Ze। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का मास M, वेलोसिटी V। ठीक है? न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो R। ये बात ओके हो गई? अच्छा, आप ये बात जानते हैं कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है 2 फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक बेटा सेंटर की फोर्स होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक उसके अगेंस्ट फोर्स होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रहते हुए रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपने मैट्रिक्स में निकाली थी वो क्या थी बेटा? mv² अपॉन आर। हम अगर चाहें तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ले सकते हैं। बच्चों, ये पैराग्राफ लिखने के बाद आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को, ये रही सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीफ्यूगल की जगह लिखना, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने दोबारा निकालना है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकली हुई है उसको हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह लिख दिया, और सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्स लॉ से निकाले। जी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला मौजूद है हमारे पास, क्या? के Q1 की जगह ZE, और बच्चों Q2 की जगह E अपॉन आर स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कूलम्स लॉ से निकाल ली, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स थी उसको ले लिया। बच्चों इस इक्वेशन में ये देखिए जेड और ई को मल्टीप्लाई कर दिया, आर को आर से कैंसिल कर दिया और बताया कि वेयर के इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, आप अगर चाहें तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं और अगर चाहें तो पूरी इक्वेशन सॉल्व कर लें, आप फिर कर दीजिए। ऐसा करते हैं, जब हमने ये काम क्लास में किया था तो के की वैल्यू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आखिर में लिखी थी, अभी हम शुरू में लिख देते। तो बच्चों के की जगह मैंने के की वैल्यू लिख दी। ठीक है, अच्छा, और इस इक्वेशन को कह दिया इक्वेशन 1। के की जगह के की वैल्यू और इक्वेशन का नाम रख दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब आपको शायद ये बात पता होगी कि बोहर का एक पोस्टुलेट है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यहां से बेटा v की वैल्यू निकालें, nh अपॉन 2 पाई mr और v की जगह v की वैल्यू रख दीजिए। ये देखिए मैंने v की जगह v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, m अपनी जगह जैसा था वैसे ही है और v की जगह nh अपॉन 2 पाई mr ये रही। स्क्वायर खोलेंगे जब तो सब पर स्क्वायर खुल जाएगा, है ना बेटा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, अच्छा एम अपनी जगह ऐसे ही है, बाहर है ब्रैकेट के, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा एक काम कीजिए, ये जो आर स्क्वायर नजर आ रहा है ना, इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां ले जाए। ठीक है, और ये जो जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आइए। ये देखिए आर स्क्वायर अपॉन आर कैंसिल तो होना ही था, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये देखिए 4 पाई एम स्क्वायर था और ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके नीचे आके डिवाइड, आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। बच्चों बाकी क्या बचा, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अपॉन 4 पाई जेड ई स्क्वायर एम, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये बच्चों ऊपर चले। ठीक है, 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर इज इक्वल टू, ये बेटा ऊपर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो गया और नीचे बच्चों एक पाई बाकी है तो जेड ई स्क्वायर पाई एम, इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने इक्वेशन 2। और बच्चों ऐसा करने से हमें रेडियस की इक्वेशन मिल गई, रेडियस की बच्चों इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.84 इंटू 10 पावर 12 कूलम स्क्वायर पर जूल इंटू। ठीक है बेटा, अच्छा, अब आपने एक काम करना है, आप अगर इस इक्वेशन को गौर करें, इस इक्वेशन पर अगर आप ध्यान दें तो इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये रही उसकी वैल्यू।
बच्चों एच भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जेड ई भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास ये भी कांस्टेंट है। अच्छा एक बात और बच्चों, तो ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बाकी बचा जेड और एन। एन बच्चों कांस्टेंट नहीं, अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको अलग कर लें, जेड को भी अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि एन हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट को तो वन होता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के लिए कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7। तो कांस्टेंट नहीं है तो हमने उसको अलग कर दिया। बच्चों जेड, अब आप सोच रहे होंगे जेड तो कांस्टेंट है। बेटा हाइड्रोजन के लिए कांस्टेंट है, मगर बोहर की ये जो इक्वेशन है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज पर अप्लाई होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज में एक तो ये है हाइड्रोजन, एक बेटा हीलियम आयन है, एक बच्चों लिथियम +2 आयन और बेरिलियम +3 आयन। अच्छा इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेशीज, मगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4। इसका मतलब जेड कांस्टेंट नहीं है। तो आपको करना ये है कि एन और जेड को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू रख दें। बोहर ने इन सबकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया, सॉल्व किया तो डेफिनेटली वैल्यू आ गई। बोहर ने उसको कह दिया ए नॉट। तो इन ये जो सर्कल किया हुआ है मैंने, इन सब की जगह ए नॉट, और ऐसा करने से एक इक्वेशन और मिल गई। बच्चों ये भी रेडियस की इक्वेशन है, मगर मगर ए नॉट इज द कांस्टेंट कॉल्ड बोहर्स रेडियस। ए नॉट बच्चों बोहर्स रेडियस कहलाता है। इसकी वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम या 5.29 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो क्लास में जब हमने इस इक्वेशन को किया था तो के बेटा आखिर में रखा था, अभी हमने के शुरू में रख दिया। तो आपको अगर ये मेथड आसान लगे वैसे कर लीजिएगा, जो क्लास वाला मेथड था वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह अपनी प्रैक्टिस में ले आइए। अच्छा अब आपने करना ये है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन से रेडियस कैलकुलेट करना है, और ये काम मैंने आपको क्लास में ऐसे करवाया था। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो बच्चों ऐसे निकलेगा और ये निकलेगा। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो ऐसे निकलेगा और ये निकलेगा। थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो ऐसे निकलेगा और ये निकलेगा। फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो ऐसे निकलेगा और ये निकलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये तो आपने किया हुआ ही होगा। और बच्चों ये हमारी बुक का क्वेश्चन है जिसमें एन शेल का रेडियस पूछ रहे हैं। तो आपने डेटा बनाने की बजाय एन शेल का मतलब क्या है ये बताना है, और एन का मतलब 4, वैल्यू रखकर ऐसे करके रेडियस निकालना है एन शेल। ठीक है, और अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ जाए लिथियम आयन +2, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो n इज इक्वल टू 2, k नॉट इज इक्वल टू 0.529। बच्चों लिथियम आयन है तो Z की जगह 1 नहीं, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ऐसे करेंगे तो ये आता है। ठीक है, इनकी ये मामूली से क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत आता है। आपको डेटा गिवन होगा, ये वाला, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। आपने
इनको इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, ए नॉट वाली नहीं, ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, एन की जगह 1 स्क्वायर, एच की जगह प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर, और बच्चों जेड की जगह 1, ई की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई की जगह पाई की वैल्यू, और एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसके स्टेप्स करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। क्योंकि हमें डेटा जो गिवन है ना बेटा, ये एसआई सिस्टम में गिवन है, तो डेफिनेटली रेडियस जो निकलेगा वो भी एसआई सिस्टम में होगा। मगर हमें इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना होगा, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए मीटर को 10⁻⁻10 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से हमें रेडियस मिल जाएगा हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है बेटा। अच्छा बच्चों, बारी है अब एनर्जी की। अब एक बात मेरी भी सुनो, इक्वेशन ड्राइव करनी है एनर्जी की। एक मरतबा फिर सुनिए, हाइड्रोजन एटम नजर आ गया होगा बच्चों, हाइड्रोजन एटम का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व हो रहा है। अगर ये रिवॉल्व हो रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता होगी, हाफ mv²। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस Ze²/4πε0। ठीक है। अच्छा, इन दोनों एनर्जीज को अगर आप जमा कर दें, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट की एनर्जी पता चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको गिवन होगी, सवाल में गिवन होगी, ये रही। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन होगी, ये रही। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन में रख दिया, नजर तो आ गया होगा आपको। इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है ये सुनिए। अब बेटा करना ये है बच्चों, अब हमें करना ये है, ये जो mv² है ना, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख, mv²। अब mv² की वैल्यू क्या है, mv² की वैल्यू ये रही, Ze²/4πε0r। ठीक है। अच्छा, और ये तो खैर है ही वो। अब जानना चाहते हैं कि ये आया कहाँ से। ये देखिए, mv² अपॉन Ze² रेडियस की इक्वेशन, रेडियस की इक्वेशन जो हमने अभी अभी इस्तेमाल की है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों ये वैल्यू हमने mv² की निकाल ली। ठीक है। अच्छा, अब आपको करना ये है कि 1 को Ze² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, Ze² अपॉन 2 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 8 पाई ε0r, और बच्चों माइनस Ze² अपॉन 4πε0r। बच्चों इन दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकाला तो एलसीएम निकला 8πε0r। ठीक है। अब बेटा इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे Ze² से, फिर इसको इससे
डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2z² ठीक है। इक्वेशन ये मिली बच्चों, प्लस का z² माइनस का 2z², माइनस किया जब तो हमें ये मिला -z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको कहा था इक्वेशन 1, इसको कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब आपने करना ये है, r की जगह r की वैल्यू रखनी, और r की वैल्यू ये देखिए ze² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह r की वैल्यू रख दी। और बच्चों ये देखिए r की जगह r की वैल्यू रख दी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करी थी। अच्छा, r की जो वैल्यू थी बच्चों, r की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी वो ये थी, एप्सिलॉन नॉट n² h² अपॉन ze² पाई m। ठीक है। अच्छा, r की जगह अगर मैं ये रखूंगा तो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाएगी, है ना। इस फ्रैक्शन को ऊपर ले जाएंगे, रेसिप्रोकल होकर ये बने। ठीक है, अब बेटा बताओ क्या करें। z को z से मल्टीप्लाई कर दें, z², e² को e² से कर दें, e⁴। पाई पाई है, m m है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो। उसके बाद पाई को पाई से कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, जब पाई को पाई से कैंसिल किया तो क्या बचा, m। z को z से मल्टीप्लाई किया तो z², e² को e² से किया तो e⁴, और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। बच्चों एनर्जी की इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, और एनर्जी की इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है। जी बच्चों जरा जवाब दीजिए। जी, एनर्जी की इक्वेशन एम, ये क्या हुआ, इसमें से z² अलग हो गया, और नीचे से ये देखिए बच्चों z की जगह 1 लिख दिया तो 1 का स्क्वायर 1, और n²। ठीक है। अच्छा, n चूंकि वेरिएबल होता है, z की वैल्यू 1 होती है तो 1/n। हमें एनर्जी की हमें बच्चों एनर्जी की वैल्यू मिल गई, और एनर्जी की जो वैल्यू मिली है वो ये है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि आपने z की जगह 1 लिख दिया, n² अलग कर दिया, और इन सबकी वैल्यूज रख दी, इन सबकी वैल्यूज रखी तो के इक्वेशन आ गई। इसका मतलब अब आपको बताना पड़ेगा कि इन सबकी वैल्यूज रखने से आया है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ये एनर्जी की इक्वेशन है, और के इज अ कांस्टेंट, और ये बराबर होता है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम, या 1312.8 किलो जूल पर मोल। ये बच्चों के की वैल्यू है, और ये एनर्जी की इक्वेशन। आप इस इक्वेशन को ऐसे करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए ये इक्वेशन है, इसी को सॉल्व किया हमने तो ये मिली। मुझे एक बात बताएं, हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में हो तो उसकी एनर्जी, जी बेटा यही होगी, मतलब E की जगह हो जाएगा E1, M तो M ही रहेगा। ठीक है।
एम तो एम ही रहेगा, और बच्चों जेड स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और एन की जगह बच्चों एन की आप अगर चाहें तो और आसान कर लें क्या जी, ये वाली ये वाली इक्वेशन लेने की बजाय जो इक्वेशन आपने ड्राइव करी ना ये ले। अगर लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी निकालनी हो तो क्या होगा बेटा, पूरी यही इक्वेशन होगी। ई की जगह E1 हो जाएगा, एन की जगह N1 हो जाएगा। और अगर हायर लेवल की एनर्जी निकालनी है तो ई की जगह E2, एन की जगह N2। आइए इन बातों को अप्लाई करते हैं बच्चों। एनर्जी, ये अमेरिकन हमने क्लास में किया था, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। दोबारा देख लीजिए और आगे बढ़ जाइए जी। बात करनी है फ्रीक्वेंसी की। जल्दी से मुझे एक बात जवाब दीजिए। व्हेन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली हीटेड, अगर हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाए तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करेगा किधर, हायर लोअर लेवल से हायर लेवल, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब लोअर से हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ओके ओके बात। लेकिन एक्साइटेड स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप बैक करेगा और लोअर लेवल में वापस आ जाएगा। और लोअर लेवल में वापस आएगा तो एनर्जी रेडिएट हो जाएगी इतनी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, E1 एनर्जी हायर लेवल में यानी N2 में, और लोअर लेवल में कितनी होगी बच्चों, लोअर लेवल में अगर निकालें तो M E पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर, लोअर लेवल की एनर्जी होगी। और हायर लेवल की एनर्जी में क्या होगा, N की जगह N2 हो गया, बाकी तो सब वही। अब बेटा E1 की जगह E1 और E2 की जगह E2 की वैल्यू रख रहा हूं। ये देखो, ये बच्चों E2 की वैल्यू, और ये रही E1 की वैल्यू, ठीक है। और दोनों वैल्यू ऊपर लिखी भी है, दोनों वैल्यू बेटा ऊपर लिखी भी है ना। चलिए अब एक काम कीजिए बच्चों, सबसे पहले तो इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फैक्टर तो बच्चों जी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ कर देता हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस एन ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो Ne4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर। बच्चों ये वाली जो टर्म है ये माइनस की है, ये वाली जो टर्म है ये प्लस की है। तो प्लस वाली टर्म पहले लिखते हैं, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख दी और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दिया, ठीक है। चलें इसको देखकर बताइए, इसको देखकर बताइए बेटा क्या करें। कॉमन ले लीजिए, एम भी कॉमन है, ई भी कॉमन है, एम E4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सब कॉमन, तो इसको कॉमन निकाल लिया। बाकी बचा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा मुझे अगली बात का जवाब दीजिए बच्चों।
प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ऐसा कीजिए, ये वाला जो डेल्टा E है इसकी जगह लिख देते हैं एच न्यू, बाकी पूरा फैक्टर वही है, बाकी बेटा पूरी इक्वेशन वही है। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, अब बच्चों एक काम कीजिए, इस वाली इक्वेशन में से एच को उठाकर यहाँ ले आए, तो ये बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू एम ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई एच क्यूब इंटू 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। बच्चों ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव करी है, इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक बात बताएं बच्चों, अब इस बात का जवाब दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए, वेव, ये वेव है, ये भी बच्चों वेव है, ये भी वेव है, फर्क नजर आ गया होगा आपको, वेवलेंथ का फर्क है। यहाँ वेवलेंथ सबसे बड़ी है, नंबर ऑफ वेव सबसे कम है, फिर वेव छोटी हो गई, नंबर ऑफ वेव बढ़ गई, वेव और छोटी हो गई, नंबर ऑफ वेव और बढ़ गई। बच्चों नंबर ऑफ वेव को कहते हैं वेव नंबर। अब हमें बात करनी है वेव नंबर की। बच्चों वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव, वेव की तादाद पर यूनिट लेंथ। बच्चों ये एक इक्वेशन है, न्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, जबकि ये जो न्यू बार है इसको कहते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर डिफाइंड है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस। आप ऐसा करें, आपने फ्रीक्वेंसी की जो इक्वेशन निकाली थी ना बेटा, उसको फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दें। ये देखो, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो सी है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बेटा इधर आ गया। सही है। अब आप गौर कीजिएगा, अगली बात, अगली बात यह है कि अब हमें करना यह है एम ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब और सी। मेरा बेटा इन सबकी वैल्यूज रखनी है, ये रहा पूरा का पूरा फैक्टर, इन सबकी, ये सब कांस्टेंट है, इन सबकी वैल्यूज रखेंगे जब आप। ठीक है। अच्छा, बोहर ने इस इक्वेशन को यहीं तक ड्राइव किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिडबर्ग, उन्होंने इन सबकी वैल्यूज रखी और इन सबकी वैल्यूज का आंसर ये आया बच्चों 109678 इनवर्ट सेंटीमीटर। इसको डिनोट करते हैं बाय आर एच, और आर एच का मतलब है रिडबर्ग कांस्टेंट। आप अगर चाहें तो सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि इन सब की जगह आर एच लिख दीजिए। ये बेटा मैंने इन सब की जगह आर एच लिख दिया और हमें सिंपल सी इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। इस इक्वेशन को बच्चों कहते हैं इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। आप इस इन चारों इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
बच्चों इन चारों इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक काम और करना है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। तो वेव नंबर कैलकुलेट करना है, और वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आज मैं अपनी इस क्लास को यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूँ। इनकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाकर वेव नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, ठीक है। अपना अपनी पढ़ाई का, अपने पेरेंट्स का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।